व्यू 360 में। हक दो तहरीक, सीपैक का मरकजी शहर गवादर धरनों का मरकज, खुशहाली अब तक एक ख्वाब। वहाँ के लोगों के मसाइल का ताल्लुक है, उससे हम लोग जो है ना वो हम लोग आशना हैं हमको। हुकूमती यकीन दहानियाँ गवादर मुजाहिरीन के लिए काफी साबित क्यों नहीं हो रही? और अमेरिका दुनिया को नई सरजंग में धकेलने से इज्तनाब करे। पाकिस्तान के वजीर खारजा की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू। हम चाहते हैं सबसे अच्छे ताल्लुकात, और अमेरिका हमें ऐसी आजमाइश में न डाले। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। हुकूमत पाकिस्तान सीपैक को मुल्क की माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार देती है। गवादर इस मंसूबे का एक इंतहाई अहम मरकज़ है, मगर तकरीबन एक माह से ये शहर एहतजाज का मरकज़ बना हुआ है। हक दो तहरीक के नाम से जारी मुहिम में गवादर और इर्द गिर्द के इलाकों के रिहायशी हुकूमत से बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी का मुतालबा लेकर खुले आसमान तले रोज़ाना धरना दे रहे हैं। तहरीक में ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और बच्चे भी मर्द और औरतों के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूज़ मीडिया में यह मुहिम कम नज़र आई है, लेकिन सोशल मीडिया में इसका बहुत जिक्र है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी हाल ही में इसका नोटिस ले लिया और 19 मुतालबात में से एक को तस्लीम करते हुए गैर कानूनी माहीगीरी रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को इक़दामात उठाने का हुक्म दिया। इसके अलावा बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत कुछ और मुतालबात भी तस्लीम कर चुकी है। तो मामला अब कहाँ खड़ा है, इसकी तफसील के लिए हम बात करेंगे कराची में हमारे नुमाइंदा मोहम्मद साकिब से, जो गवादर में सूरत हाल को करीब से देख के वापस आए हैं। साकिब, तवक्को यही की जा रही थी कि गवादर में बंदरगाह बनेगी तो मकामी सतह पर खुशहाली आएगी, लेकिन वहाँ एहतजाज से ये ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हालात हैं वहाँ, लोग क्या चाहते हैं, और फिर एक माह में मुतालबात पर क्या पेशरफ्त हासिल हुई है? जी सारा, बहुत शुक्रिया। ये जो एहतजाजी तहरीक है तकरीबन एक महीने से जारी है गवादर में, और जब हम वहाँ पर गए तो हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी कि हम जब सुनते हैं आम तौर पर मीडिया में और हुकूमत की तरफ से कि गवादर सीपैक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मरकज़ है और इस मरकज़ के बेहतरी के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी बरअक्स है। और वहाँ पर जो लोग हैं उनको इसी बात का गुस्सा है कि एक जानिब सीपैक मंसूबों पर बहुत तेज़ी से काम पिछले अरसे में जारी था, सड़कें बन रही थी, सड़कों का नया जाल बन रहा था, न्यू गवादर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसके साथ साथ जो दीगर सड़कें हैं वो भी बनने जा रही हैं, लेकिन जो शहर का जो एक्चुअल शहर है, जहाँ पर जिसकी आबादी 1 लाख के करीब या 1 लाख से कुछ ज़्यादा है, वहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, उनका बहुत ज़्यादा फुकदान है। ख़ास तौर पर पानी का मसला है। गवादर जैसे शहर में जहाँ पर अब मज़ीद बहुत डेवलपमेंट होने जा रही है, जबकि पोर्ट बन चुका है और ये साहिल के बिल्कुल साथ वाक़ है, वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा इशू है। वहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह बिजली की बात की जाए तो बिजली पाकिस्तान में वाफर मिक़दार में होने के बावजूद बिजली ईरान से ली जा रही है, और ईरान में भी जब बिजली की कमी वाक़ होती है तो वह गवादर को फराहम नहीं की जाती है, जिससे वहाँ पर लोग तवील लोड शेडिंग का भी शिकार होते हैं। ये तो बुनियादी मसाइल हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पे बल्दियाती मसाइल हैं वो भी बहुत शदीद नौयत के हैं। इसी तरह जब हम बात करें गैर कानूनी फिशिंग की, गवादर की जो पूरी मईशत का दारोमदार है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका दारोमदार फिशिंग पर है, माहीगीरी पर है, लेकिन गैर कानूनी फिशिंग की जो शिकायत हैं वो वहाँ पर एक अरसे से जारी थी, और उनका ये कहना था कि कुछ गैर मुल्की और मुल्की दोनों जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं वो इनके जो समंदर में आते हैं बड़ी तादाद में मछलियों को, जो कि उनकी नस्ल कुशी हो जाती है, अफजाइश नहीं हो पाती है, जब वो बड़ी तादाद में उसको कैच करते हैं, गैर कानूनी जालों से कैच किया जाता है। तो इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और इन्हीं मसाइल पर जब हमने बात की वहाँ के लोगों से जो वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, मौलाना हिदायत रहमान और ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से निकली हैं, तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। हमारे बलूचिस्तान के 5 ज़िले वो बॉर्डर कारोबार से मुंसलिक हैं, इससे भी लाखों लोग। हमारे ये मकरान के जो 3 ज़िले हमारे ईरान बिजली से है, ये बिजली ईरान से बिजली हमारी आती है। हमारे अशिया खुर्दनोश के जो सामान है वो भी ईरान से हैं। हमारे जो घर के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो भी ईरान से हैं। हमारा हमसाया मुल्क है, इस्लामी बिरादर मुल्क है। हम चाह रहे हैं कि इतनी सख्ती जो की जाती है ये ना की जाए, इससे लाखों लोग कारोबार करते हैं। तीसरा जो हमारी इज़्ज़त नफ्स का है, सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ जो हज़ारों चेक पोस्टें कायम की गई हैं, तो रोज़ाना हमारी तौहीन होती है, रोज़ाना हमारी तज़लील होती है, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। औरतें मजबूर है ना, हम मजबूर है। मेरे ये भाई बहन सब ये तकलीफ़ है, ये भाई तकलीफ़ है, बेटा तकलीफ़ है, समंदर में जाता है,
ये पकड़ता है, बोलता है कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो सारा आपने ये सुना कि तमाम जो इशू इस वक्त मौजूद है, इसमें एक अहम इशू है गैर जो बॉर्डर ट्रेड का है। पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो बॉर्डर ट्रेड है वो ईरान चूँकि बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ लगता है, और गवादर और जो बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं, जिवनी, गवादर, मकरान कोस्टल बेल्ट का जो इलाका है, वो लोग चाहते हैं कि उनका जो तिजारत है ईरान के साथ उसको बहाल किया जाए, क्योंकि अब जो है वहाँ पर जो रास्ते हैं उन पर बाड़ जो लगाई गई है, सरहद के पर बाड़ लगाने से ये जो ट्रेड है वो कम हुई है, और इसका नुकसान वहाँ पे रहने वालों को का उसका सामना है। अच्छा, वो जो लोग ठीक है। साकिब, थोड़ी सी हुकूमत के रद्दमल की भी बात करते हैं, क्योंकि एक तो मैं ये जानना चाहूँगी हमारी ऑडियंस के लिए भी कि जो मुतालबात तस्लीम किए गए हैं वो क्या हैं, और फिर जब हम हुकूमत की धरने के शुरका के साथ एंगेज करने की कोशिशों को देखते हैं तो उसमें बड़ी तब्दीलियाँ भी आई हैं। एक वक्त वो था जब सूबाई हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आया कि तमाम धरनों पर ही पाबंदी होगी। अब हम सुन रहे हैं कि बात की जा रही है कि वफाकी वज़रा जो हैं वो गवादर जाएंगे और वो मुजाहिरीन से मिलेंगे। तो मुतालबात कौन से तस्लीम है और एंगेजमेंट किस तरह से वक्त के साथ बदली है? जी सारा, इस हवाले से आपको ये बताऊं कि 19 टोटल मुतालबात थे इस तहरीक के, और उनमें से जो ज़हूर गुलेदी साहब हैं जो कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि हुकूमत ने तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। तमाम मुतालबात तस्लीम करने के बावजूद लेकिन धरना जारी रहा, एहतजाजी तहरीक जारी रही, ख़वातीन उसके बाद भी वहाँ पर रैलीज निकालती रहीं, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें इन वादों पर एतमाद नहीं है जब तक कि उन पर अमल दरामद नहीं हो जाता। और अमल दरामद के लिए भी हुकूमत का ये कहना है कि हमने नोटिफिकेशंस निकाले हैं और तमाम चीज़ें जो है उस पर इम्प्लीमेंट होने में कुछ वक्त लगेगा, जैसे कि बॉर्डर ट्रेड है, गैर कानूनी फिशिंग है, उस पर कुछ वक्त लगेगा। एक जानिब तो हुकूमत का ये कहना है, लेकिन जो एहतजाजी तहरीक वाले हैं उनका ये कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आ रही है। आप मुतालबात तस्लीम तो कर लेते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। साकिब, हमारे साथ ही रहें। यहाँ पे व्यूअर्स सीपेक के उमूर के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ास खालिद मंसूर से वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये जानने की कोशिश की, उनसे पूछा कि गवादर के शहरियों के मसाइल के हल के लिए क्या किया जा रहा है। तो उनका कहना था कि हुकूमत सूरत हाल से गाफिल नहीं और गवादर के अवाम की सहूलत के लिए वहाँ कुछ अहम मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जहाँ तक वहाँ के लोगों के मसाइल का ताल्लुक है, उससे हम लोग जो है ना वो वहाँ हम लोग आशना हैं, उनको कन्फ्रंट करके इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द उसका सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो हम पानी के प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अगली गर्मी आने से पहले वो जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमने समुंदर से पानी लेकर उसको प्रोसेस करेंगे और वो पीने का पानी बनेगा आवाम के लिए, तो वो दे देंगे। और इसके अलावा हम चाइना से कोई 3000 वो इम्पोर्ट कर रहे हैं सोलर पैनल, वो वहाँ के लोगों की छतों के ऊपर लगा के उनको जल्द से जल्द बिजली भी फराहम की जाएगी। साकिब, आपने भी सुना वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ास कह रहे हैं कि पानी और बिजली फराहम की जाएगी, इन मनसूबों पर ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाएगा। और आपने भी कहा कि मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किए गए। लेकिन जो सीपेक के चीफ़ ने भी जो इशारा दिया है, क्या ये लग रहा है कि मुजाहिरीन के लिए काफ़ी होगा? क्योंकि आप उनसे मिल के आए हैं, आप जानते हैं उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं। जी, जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके हाई ऑफिशियल्स वहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान वहाँ पर खुद गए। उन्होंने कहा कि इनके मसाइल हल किए जाएंगे, यकीन दहानियाँ कराई गई, लेकिन ये मामला सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मामले में ट्वीट किया और उनका ये कहना है कि गवादर के जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, उनके जो माहिगीरों के इशूज़ हैं उनको हल किया जाएगा। अब इसीलिए वज़ीर आज़म ने कल जो कैबिनेट का इजलास हुआ है उसमें इस बात का फैसला किया गया है कि वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और इसके साथ वफाकी वज़ीर असद उमर वहाँ जाएंगे और वो इनको यकीन दहानी कराएंगे कि क्या सूरत हाल है और इनके जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। तो हुकूमत की जानिब से एफर्ट्स आ रही हैं, लेकिन देखना ये कि इन पर अमल दरामद कब और कैसे होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब, हमारे साथ थे कराची से और गवादर की जो सूरत हाल है उससे हमें अपडेट कर रहे थे, और साकिब की डिटेल रिपोर्टिंग और वहाँ से उन्होंने जो फेसबुक लाइव किए वो भी आप देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे आपको बहुत सी रिपोर्टिंग मिलेगी गवादर की सूरत हाल के बारे में। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच साकिब। थैंक यू। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात किस समझा रहे हैं? पाकिस्तान की शिकायत रही है कि अमेरिका उसे अफगानिस्तान के लेंस से देखता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ये नज़रिया अब बदल रहा है। बकौल उनके अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन ने उनसे कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के मामले को एक तरफ रख कर पाकिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात कायम करना चाहता है।
اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے جلیل اختر سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چین یا امریکہ میں سے کسی ایک کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ ایک نئی کولڈ وار ذہنیت سے ہمیں بچنا ہے۔ پاکستان کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، تو ہم چاہتے ہیں سب سے اچھے تعلقات، اور امریکہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس سے ہم عہدہ برا نہ ہو سکے۔ یہ ہماری امریکہ سے توقع ہے۔ اب پاکستان کے طالبان کے ساتھ گہرے روابط پہ واشنگٹن میں اکثر تنقید کی جاتی ہے۔ اسلام آباد 19 دسمبر کو افغانستان سے متعلق اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کا خصوصی اجلاس منعقد کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اس اجلاس کا مقصد اس طرح کے مسائل سے بچنا ہے جو پہلے بھی جنگ کا سبب بنے۔ OIC کا جو اجلاس ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور فوکس کر رہا ہے افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس پر، اور دنیا کو باور کرا رہا ہے کہ یہ غلطی نہ کیجیے، اور افغانستان اگر ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو جن مقاصد کے لیے آپ افغانستان میں گئے تھے 9/11 کے بعد کہ ٹیررسٹ کو سپیس نہ دی جائے، ان کو سپیس مل جائے گی، اور یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہوگی، اس غلطی سے بچیے۔ پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک افغانستان کو ماضی کی طرح تنہا نہ چھوڑیں اور طالبان کی حکومت سے متعلق جلد فیصلے بھی کریں۔ سرد جنگ جیسا عالمی ماحول پیدا ہونے کے جس خدشے کا اظہار پاکستانی وزیر خارجہ نے کیا، سابق صدر باراک اوباما کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی رکن تمنا سالک الدین کہتی ہیں کہ یہ خدشہ واشنگٹن میں بھی پایا جاتا ہے۔ I think this is an anxiety that is shared both in Pakistan and the United States. میرے خیال سے یہ بے چینی پاکستان اور امریکہ دونوں میں موجود ہے۔ میری رائے میں ہمیں جس چیز سے بچنا چاہیے وہ جنوبی ایشیا کو سرد جنگ کی طرز کے 2 بلاکس میں دھکیلنا ہے، ایک امریکہ انڈیا بلاک اور دوسرا چین پاکستان بلاک، اور میں سمجھتی ہوں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بنیادی طور پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان کسی اسٹریٹجک مقابلے سے بچنے کی بات کر رہے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان اسٹریٹجک مقابلہ ہے، امریکہ اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک اتحاد ہے، یہ حقائق تو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے لیے ان تعلقات کو قربان کرنے کی ضرورت ہے جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان پچھلے کئی سالوں سے رہے ہیں۔ As far as the engagement of Taliban, جہاں تک امریکہ کے طالبان کے ساتھ تعلقات کا تعلق ہے، انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو 1990 کی دہائی کی پالیسیوں کو نہیں دہرانا چاہیے جو کہ تنہا چھوڑ دینے کی پالیسی تھی، اور اسے طالبان کو رعایتیں دے کر منانا چاہیے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ I think both the United States and Pakistan realize that Afghanistan is not the same place. میرے خیال میں کوئی بھی ملک اور پاکستان اس وقت طالبان کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا۔ ایک زیادہ حقیقت پسندانہ حکمت عملی اور وہ جس پر اس وقت بائیڈن انتظامیہ کام کر رہی ہے، اس کا مقصد افغان عوام کو انسانی بحران سے بچانا، طالبان کو ساتھ لے کر چلنا، وسیع البنیاد حکومت، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق ان کے رویوں میں تبدیلی کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان تمام معاملات پر طالبان توجہ دے رہے ہیں اور ان کو افغانستان میں ایک دیرپا سیاسی تانے بانے کو یقینی بنانے کی ضرورت ہوگی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کا آغاز دیکھ رہے ہیں۔ آپ افغانستان کے خصوصی نمائندے ٹام ویسٹ کو طالبان کے ساتھ بات چیت میں مصروف دیکھ رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ امریکہ کو افغانستان کو تنہا چھوڑتے ہوئے دیکھیں گے جس طرح 1990 کی دہائی میں ہوا تھا۔ یہ تھی امریکی تجزیہ کار تمنا سالک الدین۔ جون 2014 میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے باعث شمالی وزیرستان سے افغانستان نقل مکانی کر جانے والے قبائلی خاندان ایک مرتبہ پھر اپنے علاقوں کو لوٹ رہے ہیں۔ دوبارہ آباد کاری کے عمل کس طرح سے ہو رہا ہے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کرتے رہیے، ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو۔ آپ کو بہت سا دلچسپ مواد یہاں ملے گا۔ ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ یہاں بہت سی ہیڈ لائنز ہم آپ کے لیے پوسٹ کرتے ہیں۔ این مطابق ایک نیا ہفتے وار سلسلہ جہاں ہم آپ کے سامنے لائیں گے کچھ ان کہی کہانیاں، کچھ خاموش سچائیاں۔ آپ کو کوئی پسند کرے گا بھی نہیں کرے گا، آپ تو ریجیکٹ مال ہیں۔ آپ اگر ہراسمنٹ کا شکار تھے تو آپ نے نوکری کیوں نہیں چھوڑی؟ لوگ کیا کہیں گے کا جو خوف ہے اور ڈر ہے، اس سے لوگ باہر نہیں نکلتے۔ کچھ باتیں جن کا کہنا منع ہے، مگر وہ باتیں
करना बहुत ज़रूरी है। इनके बच्चे नहीं हैं तो ये डेट मारने के लिए आए हैं। इस्लाम सारे हुकूक देता है, मुसलमान नहीं देते। सबसे पहले अपने बेटों की परवरिश करें। औरत के हर मसले को छुपाना है, चाहे वो उसके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद हो या फिर उसके पीरियड्स हो। मेरे लिए, आपके लिए, हर औरत के लिए। इसीलिए देखते रहिए एन मुताबिक। एन मुताबिक आप देख सकते हैं हर पीर की शाम वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के फेसबुक पेज और उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे। इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे ख़वातीन की आवाज़ों को नुमाया करें, लेकिन ये प्रोग्राम है सबके लिए और आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं, ख़ास तौर पे अपने कमेंट्स के ज़रिए और अपनी राय के ज़रिए। तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेजेस को फॉलो करते रहिए और देखते रहिए एन मुताबिक हर पीर की रात 9 बजे, लेकिन उसके बाद ये अवेलेबल होता है, तो आप इसको किसी भी दिन किसी भी वक्त देख सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। अब हम चलेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां मेंढकों से रोबोट बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, 2020 के अवाइल में अमेरिका की 3 यूनिवर्सिटियों हार्वर्ड, टफ्ट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट के साइंसदानों की एक टीम ने पंजों वाले अफ्रीकी मेंढकों के एम्ब्रियोज के स्टेम सेल से छोटे छोटे जीते जागते रोबोट तश्कील दिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी तवक्को नहीं की गई थी। मार्च 2020 में 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड के साइंसदानों ने लैब में एक मुनफरिद जानदार तैयार किया, एक चीता जागता छोटा सा रोबोट जिसका नाम जीनोबॉट रखा गया। ताहम एक आम मशीनी तख्लीक के मुकाबले में जीनोबॉट्स को पंजों वाले अफ्रीकी मेंढकों के एम्ब्रियोज से लिए गए खुलियों से तख्लीक किया गया था। प्रोफेसर माइकल लिवन इसके तख्लीककारों में से एक हैं। हमने मेंढक की जनीन के आगाज से ही इसकी जल्द के खलियात लिए जो बिल्कुल आम खलिए थे। उनकी जीनियाती साख्त में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई थी, तो हमने ये खलियात लिए और इन्हें एक नए माहौल में मुंतकिल किया। हमने इन्हें उन हिदायत से आज़ाद किया जो आम तौर पर उन्हें एम्ब्रियो के अंदर अपने पड़ोस से मिलती हैं। इस तरह हमने इन खलियात को मौका फराहम किया कि वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम कर सकें। इन नन्हे मुन्ने रोबोट्स को एक मखसूस बर्ताव के लिए प्रोग्राम किया गया था। वो हरकत कर सकते थे, खुद को मुनज़्ज़म कर सकते थे, छोटे वज़न एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के साथ ग्रुप की शक्ल में मिलकर काम भी कर सकते थे। माइकल लेवन के मुताबिक जीनोबॉट्स तख्लीक करके उन्होंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है कि फ़ाल साख्तें बनाने के लिए किस तरह खुलिये मुत्तहिद होकर काम करते हैं। पता ये चला कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ तख्लीक करने का काम करते हैं जिसे हमने जीनोबॉट का नाम दिया। ये बहुत अहम है क्योंकि अगर हम इन खलियात को समझकर इनसे राब्ता कर सकें और इन्हें उन साख्तों की तैयारी की जानिब राग़िब कर सकें जिनकी हमें ज़रूरत है, तो हम रीजेनरेटिव मेडिसिन के बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं। आप इनसे नए आज़ा, नए हाथ पाँव बनवा सकते हैं, हत्ता कि रसूली तक रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जीनोबॉट हकीकतन इंतहाई छोटे होते हैं। ये 1 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़े नहीं होते, इनके असबी खुलिये नहीं होते, ना ही तौलीदी। हाजमे के या दूसरे निज़ाम होते हैं। वो 2 हफ्तों में नामियाती तौर पर टूटते हैं और मुकम्मल तौर पर बिखर जाते हैं। साइंसदानों को हाल ही में ये भी पता चला कि ये छोटे छोटे रोबोट यकदम एक नए अंदाज से नए रोबोट्स भी पैदा कर डालते हैं। हमें पता चला कि दुरुस्त हालात में जीनोबॉट्स उस 10वें तरीके से तकसीम हो सकते हैं जिसका पहले इल्म ना था, और तकसीम का ये 10वां तरीका तकसीम के पहले से मालूम 9 कुदरती तरीकों से खासा मुख्तलिफ है। ये कायनामेटिक है, यानी हरकत पर मबनी, ना कि नशोनुमा पर। ताहम इसका नतीजा वैसा ही है। टीम का कहना है कि वो इस तकसीम के अमल को काबू में रख सकते हैं। एक खास एल्गोरिदम की मदद से साइंसदानों ने एक ऐसा जीनोबॉट बनाया है जो मशहूर वीडियो गेम के किरदार पैकमैन की तरह नजर आता है। ये प्रिंट जीनोबॉट, जिसे मसनूई जहानत की मदद से बनाया गया है, पैकमैन की तरह अपना मुंह इस्तेमाल करके स्टेम सेल्स को दबाकर गेंद की तरह गोल कर सकता है और इस तरह वो खुद ही अपनी नकल तश्कील दे सकते हैं। ये बच्चे फिर अपने बच्चे बना सकते हैं और ये अमल चलता रहता है। बाज़ लोग इसे तशवीश का बायस समझते हैं, मगर साइंसदानों के नज़दीक फ़िक्र की कोई बात नहीं है। ये कोई डरावनी तख्लीक नहीं। इसका अगर मौजूदा टेक्नोलॉजी से मुआजना किया जाए, मसनूई बैक्टीरिया और वायरस, असली वायरस हर वक्त मौजूद हैं। जीनियाती रद्दोबदल के साथ उगाई हुई फसलें, ये सब तो पहले ही मौजूद है।
here with us, they're in the environment. So तो जीनोबोट इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि हम इनसे ज़रूरी काम करवा सकते हैं और जैसे इनका काम ख़त्म होता है वो ख़ुद भी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो खुलियात से बने हैं, ना कि प्लास्टिक या धात से। साइंसदानों को उम्मीद है कि आखिरकार जीनोबॉट तौलीदी अद्वियात में आम इस्तेमाल किए जा सकेंगे और लोगों को ये समझने में भी मदद देंगे कि कैसे कदीम यक खुलियाती जानदारों से कई खुलियाती पेचीदा जानदारों ने जन्म लिया। मैक्सिम मॉस्कॉल्कोव के साथ मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका। मैं हैरत हूँ, ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। व्यू 360 में जल्द हम आपको बताएंगे एक ऐसे इदारे के बारे में जहाँ मखसूस ज़रूरियात के हामिल अफराद खुद व्हील चेयर्स बना रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत को उनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। सारा बचपन मेरा ज़मीन पे हाथों से क्रॉलिंग करते हुए गुजरा, यानी कि मुझे नहीं पता चलना क्या होता है, दौड़ना क्या होता है। हम बनाते हुए छोटे छोटे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हैं कि वो डिसेबल पर्सन को कहीं पे भी हर्डल्स ना आए, कोई मुश्किल ना आए, उनको शिफ्ट होने में, बैठने उठने में, टॉयलेट करने में, आने जाने में, गाड़ी में शिफ्ट होने के लिए आसानी चाहिए। जो वेल्डिंग कर सकता है उसे अपनी कंपनी बना ली, जो इसकी मार्केटिंग कर सकता है उसे मार्केटिंग कंपनी बना ली, इस तरह स्टेक होल्डर्स बन गए। रिपोर्ट आप जल्द देख सकेंगे व्यू 360 में। और आखिर में बात माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की। अमेरिका में इस साल तकरीबन 1 करोड़ एकड़ अराज़ी जंगलात में आग लगने के सबब जल चुकी है, जिससे वसी रकबे पे दरख्त भी राख बन गए हैं। जंगलात की तेज़ तर बहाली के लिए एक अमेरिकी कंपनी ड्रोन्स के ज़रिए फ़िज़ा से बीज गिरा रही है। इस कोशिश के बारे में मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूँ कह लें कि इन जंगलात के मुस्तक़बिल का इन्हिसार ऊपर से आने वाली कुछ मदद यानी फ़िज़ा से बीज गिराने पर हो सकता है। हम हेवी लिफ्ट ड्रोन्स के जरिए जंगलात की बहाली के लिए बीज गिराते हैं। ग्रैंड कैनरी ने 2015 में ड्रोन सीड की बुनियाद रखी, एक ऐसी कंपनी जो उनके बकौल ड्रोन इस्तेमाल करके जंगलात में दरख्तों के दोबारा उगने के अमल को तेज़ करेगी। हम अपने बेहतरीन दिनों में दूसरे दरख्त लगाने वालों से तकरीबन 6 गुना तेज़ हैं। दोबारा दरख्त लगाने का अमल आम तौर पर ऐसे अमले के जरिए किया जाता है जो दुश्वार गुजार रास्तों पर पौधों का भारी बोझ उठाकर जाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो सुपर हीरोज हैं। हम उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साजो सामान फराहम करते हैं ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से दोबारा जंगलात लगाने के काबिल हो जाएं। इन बहुत से ड्रोन्स का मकसद यही है। रफ्तार अहम है क्योंकि कुछ इलाकों में हशरातुल अर्ज़ के इस ज़मीन पर काबिज़ होने से पहले दरख्त लगाने की दौड़ है, लेकिन एक बार जब ये बीज ज़मीन से टकराते हैं तो उनका पनपना भी एक चैलेंज है और उनमें से बेशतर पौधे नहीं बन पाएंगे। ड्रोन सीड का खोल रेशों से बना है जो नमी को बरकरार रखते हैं। इनमें नशोनुमा के लिए लाजमी अज्जा और यहाँ तक कि तेज़ मिर्च भी होती है ताकि भूखे जानदारों को उन्हें खाने से रोका जा सके। इन ड्रोन्स को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वो पौधे लगाने के लिए बेहतरीन मकामात का पता लगा सकें। हम जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हवाई जहाज़ के साथ परवाज़ करते हैं और हम खित्ते का एक 3D नक्शा बनाते हैं कि कोई मकाम कैसा नज़र आता है। हम उन तमाम परवाज़ों को पहले से प्रोग्राम करते हैं, लिहाजा खित्ते के हालात के मुताबिक काम करता है और रुकावटों से बचता है। लेकिन इसकी मदद से हम उन जगहों की निशानदेही भी कर सकते हैं जो बीजों के उगने के लिए बेहतरीन साबित होंगे। दुनिया भर में गर्म और खुश्क मौसम के बाइस जंगलात में मजीद तबाहकुन आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कैनरी का कहना है कि उनकी कंपनी का मिशन वाज़ेह है। माहौलियात की तब्दीली के बदतरीन असरात को कम करने के लिए जंगलात की बहाली को तौसीह दें। मैट डिबल के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिए और इसके लिए आइए facebook.com/VA उर्दू के पेज पे, जहां दिन भर हम आपके लिए अहम हेडलाइंस, दिलचस्प मज़ामीन और वीडियोस लेकर आते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए। हमारा हैंडल है @UrduVOA। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।